हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज है हमारा संडे और आज हम बात करने वाले हैं संडे स्पेशल क्लास की। तो आपको पता है कि हमने अपने पिछले संडे स्पेशल क्लास में बात की थी अपने 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तथा एंड चार्ज की, जिसमें हमने उसके सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले थे। लेकिन कितने हमारे उस वाले लेक्चर्स में यानी पिछले संडे स्पेशल क्लास में हमारे केवल 9 ही सवाल हो पाए थे, यानी 9 क्वेश्चंस ही हो पाए थे। तो आज की जो हमारी संडे स्पेशल क्लास होने वाली है उसमें हम उससे आगे के कुछ और अच्छे प्रश्न को देखेंगे। बहुत अच्छे एनसीईआरटी पर आधारित हम अच्छे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो इसी के साथ जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करना भी ना भूलें। चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की। तो जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये कोई हमें बिंदु आवेश दे रखा है 2 माइक्रोकूलम का प्लस 2 माइक्रोकूलम का, और हमें दूसरा कोई बिंदु आवेश दे रखा है प्लस के 8 माइक्रोकूलम का, प्लस के 8 माइक्रोकूलम का। ठीक, हमें 2 बिंदु आवेश दे रखे हैं और कह रहा है कि उनकी बीच की दूरी हमें दे रखी है 6 मीटर। इनकी बीच की दूरी हमें दे रखी है 6 मीटर, और इसके जो मध्य बिंदु पर एक कह रहा है कि इसके एक मध्य बिंदु पर यानी +2 माइक्रोकूलम तथा +8 माइक्रोकूलम को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्या है, एक -2 माइक्रोकूलम का कोई आवेश रखा है। तो कह रहा है कि इस -2 माइक्रोकूलम पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि -2 माइक्रोकूलम पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, परिणामी बल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि -2 माइक्रोकूलम पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। और ये जो -2 माइक्रोकूलम है वह हमारे क्या +2 माइक्रोकूलम तथा +8 माइक्रोकूलम को मिलाने वाली रेखा के किसके मध्य बिंदु पर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि ये मध्य बिंदु, चलिए आप इस क्वेश्चन को सवाल लगाते हैं। ठीक तो यहाँ पर हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है +2 माइक्रोकूलम तथा +8 माइक्रोकूलम, और मध्य बिंदु में हमें -2 माइक्रोकूलम पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि -2 माइक्रोकूलम हमारा मध्य बिंदु पर स्थित है, तो जो हमारी बीच की दूरी है वह 2 भागों में बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर और ये भी हमारा हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चूंकि परिणामी बल चाहिए, सबसे पहले हम +2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के बीच बल देखेंगे। फिर देखेंगे हम -2 माइक्रोकूलम तथा +8 माइक्रोकूलम के बीच बल। तो यहाँ पर हम बल देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं +2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के बीच बल। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे +2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के बीच बल। ठीक, निकालो क्या आता है। तो देखेंगे बल आएगा अपना, हम चूंकि पढ़ चुके हैं, क्या सूत्र पढ़ा है हमने, F1 बराबर है, नहीं हमने यहाँ पर F1 लिख दिया, इनके बीच बल को F2 लिख देंगे। ठीक है, इसको तो आप जानते हैं। F1 बराबर हम सूत्र जानते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R1²। यहाँ पर हमने R1² इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर हमें दूरी ये भी दे रखी, ये भी, तो हमने इन दोनों के लिए क्या F1 के लिए R1 मान लिया, F2 के लिए R2 मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने सूत्र तो पढ़ रखा है। ठीक, अब चलिए इसको हल करते हैं। तो F1 बराबर आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 हमें दे रखा है 2 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6, इसीलिए लगा है क्योंकि हमें यदि माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करते हैं तो हम किसका 10⁻⁻6 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया इंटू Q2 हमें -2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 अपॉन हो जाएगा R1²। R1 क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 से 9 कैंसिल। F1 बराबर आएगा हमारा 2 दूनी 4 12 -12 हो जाएगा 10⁻9 × 10⁻12
और यहाँ पर F1 बराबर आएगा 4 इंटू, इसको करेंगे तो आएगा 4 इंटू 10⁻³ ठीक। तो यहाँ पर हम इसका जो इसका क्या आया न्यूटन, यहाँ पर हमें F1 का मान क्या आया, F1 का मान निकल कर आया 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। चलिए तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सबसे पहले +2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के बीच बल निकाल लिया। चलिए इसकी दिशा भी देख लेते हैं कि दिशा किस साइड है, यानी दिशा कहाँ है। तो यहाँ पर देखेंगे चूंकि हमारा एक बिंदु आवेश प्लस का है, एक बिंदु आवेश हमारा कैसा है माइनस का, तो क्या करेगा आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा तो F1 इस साइड लगेगा ठीक। F1 का मान क्या होगा, F1 हमारा क्या आकर्षित करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि विपरीत आवेश हैं तो आकर्षित करेंगे, तो F1 की दिशा क्या होगी +2 माइक्रोकूलम की ओर। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे +2 माइक्रोकूलम की ओर ठीक। तो यहाँ पर हमने दिशा भी लिख दी। चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे यानी F2 मान की ठीक, F2 बल की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे -2 माइक्रोकूलम तथा +8 माइक्रोकूलम के बीच बल। चलिए निकालते हैं, तो लिखते हैं -2 माइक्रोकूलम तथा +8 माइक्रोकूलम के बीच बल। चलिए निकालें क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ से हम निकालें तो F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डैश इंटू Q2 डैश ठीक अपॉन R2 स्क्वायर। चलिए तो F2 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 डैश हमें क्या है -2 माइक्रोकूलम ठीक। तो -2 का है माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर हो जाए 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 ओके अपॉन R2 स्क्वायर क्या है 3 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। तो यहाँ पर F2 बराबर आएगा, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आया 8 दूनी 16 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻12। इसको हल करें तो आएगा 12, F2 बराबर 16 इंटू आएगा 10⁻³ ठीक न्यूटन। और इसकी दिशा भी देख लेते हैं कि दिशा किस साइड होगी। तो यहाँ पर देखें दिशा, तो यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल लगेगा तो इस साइड लग जाएगा आकर्षण, माइनस का प्लस की ओर आकर्षण लग जाएगा ठीक है। क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो हम जानते हैं कि आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर इसकी दिशा हो जाएगी +8 माइक्रोकूलम की ओर, +8 माइक्रोकूलम की ओर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा F1 निकाल लिया और F2 का मान निकाल लिया। अब निकालना हमें -2 माइक्रोकूलम पर परिणामी बल। तो चलिए परिणामी बल निकालते हैं। तो परिणामी बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम चूंकि सदिश राशि है तो यहाँ पर हम दिशा का बात जरूर ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे हमें यहाँ पर कि हमारा जो F1 है वह F2 यानी जो हमारा F1 बल लग रहा है वो F2 के मतलब दोनों ही परस्पर विपरीत दिशा में है, यानी F1 और F2 दोनों ही विपरीत दिशा में है। तो क्या हो जाएगा, हम F1 से F2 को हटा देंगे या F2 से F1 पर घटा देंगे। ये तो उसके मान पर निर्भर करता है कि यदि F1 का मान बड़ा है F2 से तो F1 माइनस F2 करते हैं, और यदि F2 का मान बड़ा है F1 से तो F2 माइनस F1 करते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि इसका मान बड़ा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास F2 का मान बड़ा है, तो परिणामी बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अतः परिणामी बल F नेट बराबर हो जाएगा F2 माइनस F1। चलिए आगे करते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटालता हूँ, उसके आगे के बढ़ते हैं पल्लू। चलिए दोस्तों यहाँ से बात करते हैं इनके परिणामी बल की। तो लिखेंगे -2 माइक्रोकूलम पर परिणामी बल, ठीक परिणामी बल। चलिए परिणामी बल कर लेते हैं। तो परिणामी बल निकालेंगे -2 माइक्रोकूलम तक। तो हमने बता दिया कि हम क्या करेंगे, F नेट निकालने के लिए F2 माइनस F1 को F2 में से F1 को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि हमारे जो F1 और F2 है वो एक दूसरे के परस्पर विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में। और आप जानते हैं कि यदि बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो उन्हें घटा देते हैं।
और यदि एक ही दिशा में होते हैं तो जोड़ देते हैं। चूंकि यहाँ पर विपरीत दिशा में है तो यहाँ पर हमने घटा दिया। और यहाँ पर बात आती है F2 माइनस F1 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा देखें F2 का मान था 16, F2 का मान है 16 इंटू 10⁻³ और जो हमारा F1 का मान था वो था 3 इंटू ऐसी कुछ था 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पर चूंकि F2 बड़ा था F1 से, इसलिए यहाँ पर हमने F2 माइनस F1 किया। ठीक, तो हमारा F नेट आ जाएगा F2 क्या है हमारे पास 16 इंटू 10⁻³ और माइनस, और जो हमारे पास F1 था वो था 4 इंटू 10⁻³ और यहाँ से हम क्या करेंगे F नेट बराबर आएगा, कॉमन लेंगे 10⁻³ को, तो हमारे पास बचेगा अंदर 16 माइनस 4। चलिए यहाँ से देखें तो आएगा हमारा 10⁻³ इंटू आएगा अपने पास 4 घटाएंगे 12, तो यहाँ से F नेट बराबर आएगा 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं F बराबर हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा -2 माइक्रो कूलम पर जो बल है वो यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों हमारा क्या आ गया था, आंसर आ गया था, क्या आ गया था, F बराबर आ गया था 1.2 इंटू 10⁻⁻4, या इसे हम कह सकते हैं 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, -2 माइक्रो कूलम पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना था, जो कि हमने कर लिया है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की, और ये 11वां क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फॉर यूपी बोर्ड एंड IIT मेंस। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, तो आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दे रखा और आपसे पूछा है बिंदु बी पर क्या करना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, बिंदु बी पर कह रहा है कि परिणामी बल ज्ञात कीजिए। केवल दे रखा है हमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसके तीनों ही सिरों पर क्या है, +q आवेश रखे हुए हैं, और कह रहा है कि बिंदु बी पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप डाल दीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर IIT मेंस एंड यूपी बोर्ड एंड ऑल ऑफ द बोर्ड्स। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखें, तो हमें ज्ञात करना है बिंदु बी पर परिणामी बल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दे क्या क्या रखा है। तो हमें केवल दे रखा है एक त्रिभुज दे रखा है, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, जरूरी नहीं है हमने समबाहु त्रिभुज जैसा बना दिया, तो आप इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें अभी कुछ पता नहीं है ये कौन सा त्रिभुज है, केवल हमें ये पता है कि एक त्रिभुज है जिसके तीनों सिरों, एक त्रिभुज ABC है जिसके तीनों सिरों पर +q आवेश रखे हुए हैं, और कह रहा है कि बिंदु B पर परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक, अब यहाँ से देखो, यदि हम +q तथा +q के बीच, यानी बिंदु A तथा बिंदु B के बीच परिणामी बल निकालें, तो परिणामी बल की दिशा कहाँ होगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो चूंकि ये भी हमारा प्लस आवेश है, ये भी हमारा प्लस आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो जो हमारा आवेश है वो इस साइड को आएगा, यानी प्रतिकर्षित, यानी बिंदु B पर जो आवेश रखा है +q वो हो जाएगा प्रतिकर्षित। तो यहाँ पर इसकी जो दिशा होगी, सबसे पहले हमने दिशा पहचानी, जो दिशा होगी यानी हम यहाँ पर इस बल को हम कह देते हैं F1। ठीक, इसके तो यानी A बिंदु तथा B बिंदु के बीच जो बल लगेगा उसे हम कहते रहे F1 और +q क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। ठीक, इसी प्रकार हम देखेंगे बिंदु B और बिंदु C के बीच देखेंगे बल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ भी हमारा आप देखेंगे दोनों ही समान प्रकृति के आवेश हैं, तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर भी क्या बिंदु B पर रखे +q आवेश की जो दिशा होगी, यानी F2 की जो दिशा होगी वो क्या होगी, F2 की दिशा होगी प्लस इस प्रतिकर्षित कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने पहले दिशा समझी। ठीक, चलिए अब हम करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि बिंदु A तथा B का आवेश, ठीक है, दिशा पता चल गई F1, ठीक है, F2। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु A तथा बिंदु B के बीच बल।
चलिए याद करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु ए तथा बी के बीच बल। चलिए, तो बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच जो बल आएगा हमारा, वो हम जानते हैं F1, हमने F1 माना है, तो F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाए Q1 दोस्तों यहाँ पर हमसे गलती हो गई कि जो हमें ये त्रिभुज दे रखा है ABC, वह एक समबाहु त्रिभुज है। मैं पढ़ना भूल गया इस क्वेश्चन में, अभी मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि जो हमारा ABC है, यानी जो हमें त्रिभुज ABC दे रखा है, वो कैसा एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको R माने तो ये भी हमारी R होगी और ये भी हमारी R होगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारी क्या, हमने गलती कर दी थी क्या, आप लोग इसको नोट कर लेना बाद में, कि ये जो हमारा त्रिभुज ABC है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी R हो जाएगी तीनों ही। चलिए, तो यहाँ पर हमारा F1 आएगा निकल के, F1 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, बिंदु Q है हमारा, Q1 को हम Q हमारा दे रखा है Q2, Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। चूँकि इनकी दूरी, बीच की दूरी R है, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक। तो हमारा यहाँ पर F1 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं हम बिंदु B और C के बीच बल। तो चलिए निकालते हैं बिंदु B तथा C के बीच बल। बिंदु B तथा C के बीच बल निकालेंगे तो हमारा आएगा क्या आएगा, F2 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि हमारे आवेश तो यही है तो हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन R। बीच की दूरी क्या है, R ही है, तो यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हल करेंगे तो आएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट नहीं, अब हम देखें कि ये जो मान है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, वो किसके बराबर है, F1 के। यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, F2 बराबर हो जाएगा हमारा F1, और हमने इसके स्थान पर क्या रख दिया, F2। यहाँ किससे, यहाँ भी साइड में लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से। कहाँ से रखा हमने, समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो हमारा F1 है, यानी A और बिंदु B के बीच जो बल कार्य कर रहा है, वैद्युत बल, वह F1, वह बिंदु B तथा बिंदु C पर के बीच लगने वाले बल F2 के क्या है, बराबर है, यानी F1 बराबर F2 हमें मिल चुका है। चलिए अब यहाँ पर हम एक चीज़ मान लेते हैं, माना कि क्वेश्चन को थोड़ा सरल करने के लिए, कैलकुलेशन को थोड़ा सरल करने के लिए हमने मान लिया कि माना कि F1 बराबर F2 बराबर है K के, ठीक। ये हमने मान लिया F1 बराबर F2 बराबर है किसके, K के, और इसको हम डाल दे रहे हैं समीकरण नंबर सेकेंड। चलिए, F1 बराबर है F2 के, F2 बराबर है K के, F1 बराबर F2 बराबर K के है। चलिए अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो हमारा यहाँ से आगे हल होगा। चलिए, हमने F1 बराबर F2 बराबर K निकाली। अब हमें पता है चूंकि ABC हमारा क्या है, एक है समबाहु त्रिभुज। चूंकि ABC एक है हमारा समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि हमने हाई स्कूल में पढ़ा है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के। ये हमने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री, यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मिल गया हमें कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री हमें आ गया आंसर, ठीक, 60 अंश आ गया हमारा। चलिए, हमारा यहाँ पर ये वाला बिंदु B पर क्या 60, ये भी हमारा 60, ये भी हमारा 60। तो चूंकि हमें तो चाहिए किस पर, हमें चाहिए F1 और F2 के बिंदु P पर चाहिए परिणामी बल, और परिणामी बल के लिए हमें क्या, ये वाला कोण चाहिए होगा।
क्योंकि जब हम सदिश गणित का प्रयोग हमने पढ़ा है, इसका सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा हो हमने, इसका सूत्र पढ़ा है रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा कॉस एल्फा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या हमें इसका जब सूत्र लगाएं तो हमें किसके f1 तथा f2 के बीच बनने वाला कोण चाहिए होगा। तो कोण हमें चूंकि अब हमने ज्ञात कर लिया कि 60 अंश है हमारा बिंदु बी पर कोण। तो चूंकि ये आप लोग देख रहे होंगे ये इसके क्या है, सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण है तो क्या हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कि हमने निकाली है एल्फा का मान निकाली, यहाँ पर एल्फा बराबर 60 डिग्री हमने निकाल लिया। अब इस कोण का प्रयोग हम अपने करने वाले हैं सूत्र में। चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से सूत्र का लगाएंगे, यहाँ से सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए सूत्र का प्रयोग करें तो हमारा जो सूत्र होता है, अब हमें लिखना है बिंदु बी पर परिणामी बल। हमें क्या लिखना है, बिंदु बी पर परिणामी बल, बिंदु बी पर परिणामी बल। चलिए बिंदु बी पर परिणामी बल निकालने के लिए हमें देखो F1 बराबर F1 और F2 है, और हमें क्या 60 डिग्री बीच का कोण पता चल गया। अब आसानी से हम क्या परिणामी बल यानी सूत्र लगा सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा F नेट बराबर हो जाएगा रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस एल्फा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सूत्र हो गया। चलिए अब हमें क्या पता है, अब हमें दे रखा है कि F1 बराबर है F2 बराबर के हमने ये मान लिया था। तो हम F1 और F2 के स्थान पर क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो F नेट बराबर हो जाएगा हमारा के स्क्वायर प्लस 2k इंटू के कॉस 60। एल्फा का मान हम निकाल सकते हैं 60। तो चलिए 60 हो गया। यहाँ से हल करें तो आएगा F नेट बराबर आएगा प्लस का के स्क्वायर और प्लस का के स्क्वायर जुड़कर हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस का 2k स्क्वायर, और कॉस 60 का मान हम जानते हैं क्या होता है, कॉस 60 का होता है मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो F नेट निकल कर आएगा। F नेट बराबर आएगा 2k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ से हम हल करेंगे तो आएगा 3k स्क्वायर, और यहाँ से हम हल करेंगे तो आ जाएगा k√3। और k का मान हमें यहाँ से देख सकते हैं, k का मान क्या है, F1 लिख दें या F2। यहाँ पर हमारा आ गया k√3, और यहाँ से हम जानते हैं कि k को हमने क्या माना था, हमने माना था F1 बराबर F2। तो हम चाहे k के स्थान पर F1 रख दें चाहे k के स्थान पर F2 रख दें, आंसर हमारा सेम आने वाला है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा हिस्सा मिटा लेते हैं, तो जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें और दोबारा भी देख सकें यदि आपको समझ में नहीं आता एक बार में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा मिटा कर हमें इसका पूरा ही क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। चलिए थोड़ा मिटाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर k√3 प्राप्त हो गया था। चलिए और हमें k√3 के आगे का हल करना था, k√3 यहाँ पर लिख लिया। अब हमने k को क्या माना था, F1 बराबर F2, यहाँ पर हमने लिखा था माना था F1 बराबर F2 बराबर है k के। तो यहाँ पर हम k के स्थान पर चाहे F1 रख दें चाहे F2, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पर हम F1 लिख देते हैं, F1√3। तो F नेट यानी परिणामी बल F नेट हो जाएगा हमारा, F1 का मान हमें पता है क्या है, 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर √3। तो यहाँ से हमारा जो F1 का परिणामी बल का मान है वह आ गया है हमारा 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर √3। और यहाँ से आप चाहें तो 1/4πε0 की वैल्यू भी रख सकते हो, नहीं रखना है तो नहीं भी रखिए, आपका आंसर यही आपका आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हल कर लिया है जो आपके आईआईटी के लिए, आईआईटी मेंस के लिए एंड आपके यूपी बोर्ड एग्जाम एंड अदर बोर्ड एग्जाम के लिए
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें। यदि समझ में नहीं आता है तो एक और बार इसी क्वेश्चन को दोबारा रिवर्स कर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आने वाला है। चलिए बने रहिए और अभी भी आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले ली, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी मेंस एंड अदर बोर्ड एग्जामिनेशन। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कम जगह मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखने में आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिख रहा होगा कि बहुत कठिन होगा, बट इस क्वेश्चन में कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, ठीक। और हमें दे रखा है मूल बिंदु पर बिंदु क्यू स्थित है, ठीक है। और हमारा इससे क्या है बिंदु A,0 पर हमें 2Q आवेश स्थित है। और वाई अक्ष पर 0,2A बिंदु पर हमारा क्या स्थित है, -2Q आवेश स्थित है, ठीक है। चलिए इतना हमें पता चल गया। तो अब हमें ज्ञात करना है कि मूल बिंदु पर स्थित आवेश पर नेट बल क्या होगा। मूल बिंदु पर यानी हमें मूल बिंदु यानी O पर स्थित क्या बिंदु आवेश Q पर क्या ज्ञात करना है, परिणामी बल यानी नेट बल को ज्ञात करना है। तो चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले हम जो हमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम -2Q तथा Q के बीच हम बल निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इनके बीच की दूरी की। तो सबसे पहले हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो देखें कि मूल बिंदु से जो हमारा -2Q आवेश है वह क्या है, 0,2A यानी निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं जहाँ पर हमारा आवेश स्थित है। तो यहाँ पर क्या है 0,2A और आपको दिख रहा है साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो अपना -2Q आवेश है वो वाई अक्ष पर स्थित है और वाई अक्ष पर स्थित है। और यहाँ पर हम x, y यानी जो 0 का x का जो यानी x बराबर क्या है 0 और y बराबर 2A। तो यानी वाई अक्ष पर हमें 2A चलना है, x अक्ष पर तो 0 है ही, और यानी y बराबर हमें क्या चलना है 2A। तो यहाँ पर जो हमारी +Q आवेश तथा -2Q आवेश के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2A। यहाँ से आप लोग स्पष्ट समझ सकते हैं क्या हो जाएगी 2A, क्योंकि आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले भुज लिखते हैं, फिर कोटि। भुज मतलब x और कोटि मतलब y। तो x बराबर तो 0 है ही, और y यदि 0, यदि हमारे निर्देशांक 0, y होते हैं तो हम समझते हैं कि जो हमारा बिंदु है वह है y अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर चूंकि 0, y यानी 0,2A दे रखा है, तो यहाँ पर बिंदु जो आवेश हमारा बिंदु आवेश है वो क्या है +Q आवेश यानी मूल बिंदु से वाई अक्ष पर कितनी दूरी पर स्थित है 2A दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर हमने +Q आवेश तथा -2Q आवेश के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। चलिए एक चीज़ हमने ज्ञात कर ली, अब परिणामी बल निकालना है। तो हमें +Q तथा +2Q आवेश के बीच भी बल ज्ञात करना होगा। और इनके बीच बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके बीच की दूरी भी तो चाहिए। चलिए दूरी निकालेंगे। तो इसी प्रकार हमारे इसका क्या है 1,0। और आप जानते हैं कि यदि निर्देशांकों में भुज का मान दे रखा हो और कोटि का मान क्या हो 0, तो आप समझते हैं कि वह बिंदु कहाँ पर स्थित है, हमारा x अक्ष पर स्थित है। तो चूंकि यहाँ पर हमें 1,0 दे रखा है, तो यानी हमें x का मान पता है और y बराबर 0 है, तो हम समझ गए हैं। और चित्र में भी आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जो हमारा x जो आवेश है वो हमारा x अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ से भी हम निकालेंगे +Q आवेश से जो 2Q की दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी A, यानी जो हमारी +Q आवेश से बिंदु आवेश 2Q आवेश तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी A। चलिए, तो हमारे यहाँ से ये चीज़ आ गई, यानी हमने दूरी भी निकाल ली। तो अब क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करने वाले, अब हम पहले निकालेंगे इनके बीच बल। चलिए निकाल लें। सबसे पहले निकालेंगे हम -2Q तथा +Q के बीच बल। तो +-2Q तथा Q के बीच बल,
चलिए निकालते हैं। तो -2q तथा q के बीच जो बल आएगा वो यहाँ से हम F1 मान लेंगे। F1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q। q1 हमारा क्या है, q1 हम मानेंगे -2q, तो यहाँ पर हो जाएगा 2q इंटू q2 हमारा है q/r²। r क्या हमारी 2a, तो हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो आएगा F1 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q²/4a²। और यहाँ से हम 2 का 4 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इंटू q²/2a²। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने F1 का मान निकाली और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने F1 का मान निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q²/2a²। चलिए अब बात कर लेते हैं q तथा 2q के बीच बल। चलिए लिखते हैं q तथा 2q के बीच बल, चलिए बीच बल, चलिए निकालते हैं। तो हो जाएगा हमारा F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 होता है, तो q1 हमारा यहाँ पर कार्य कर रहा है q के माध्यम से, और यहाँ पर q2 हमारा 2q। तो चलिए अपॉन r² क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि बीच की दूरी a है तो r यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी a² हो जाएगा। और यहाँ पर F2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q²/a²। तो इसको हम डाल देंगे समीकरण फर्स्ट। ये हमारे आ गए F1 तथा F2। अब यहाँ पर हमने की दिशा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि F1 की दिशा देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, चूंकि अब क्या है हमारा किसके बीच बल कार्य कर रहा था, हमारा कार्य कर रहा था -2q तथा +q के बीच कर रहा था F1 का बल कार्य। तो यहाँ पर चूंकि दोनों ही परस्पर विपरीत आवेश के हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो हमारा जो F1 बल लगेगा वो लगेगा -2q की दिशा में। ठीक, चलिए इसी प्रकार हम देख लेते हैं किसका, F2 का। ठीक, इसी प्रकार हम देख लेते हैं F2 की दिशा। तो F2 की दिशा में आप लोग देखें कि हमारा बल किन किन आवेशों के बीच है। तो हमारा बल लग रहा था +q तथा +2q आवेश। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो दोनों ही आवेश हैं वह समान प्रकृति के हैं, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो हमारा इसका वो दिशा होगी वह होगी इस ओर। तो हमारा यहाँ पर F2 का मान होगा वह होगा Q की ओर। ठीक, तो इस साइड की ओर हमारा आ गया। तो यहाँ पर चलिए आपने देख लिया कि हमने यहाँ पर दिशा भी ज्ञात कर ली। चलिए F1 और F2 की दिशा ज्ञात कर ली। अब देखते हैं इसका परिणामी बल, यानी मूल बिंदु पर स्थित Q पर परिणामी बल क्या होगा। चलिए तो परिणामी बल देखने के लिए हम इसको मिटाएंगे, फिर इसके परिणामी बल की बात करेंगे। और आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने परिणामी बल निकालने की ओर। तो यहाँ पर अब हमें ज्ञात करना है मूल बिंदु पर स्थित आवेश Q पर परिणामी बल। तो चलिए परिणामी बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर जो F1 और F2 के बीच का कोण है वो है 90 डिग्री। यानी F1 चूंकि दोनों बल यानी F1 तथा F2 दोनों ही लंबवत दिशा में हैं, लंबवत दिशा में स्थित हैं। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा जब हम इसका सूत्र लगाएंगे, जब हमारे पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो हमें यहाँ पर कोण पता चला, यानी अल्फा का मान हमें पता चल गया 90 डिग्री। यहाँ पर हमें अल्फा का मान पता चल गया 90 डिग्री। चलिए इसका सूत्र लगा लेते हैं परिणामी बल का। चलिए लिखते हैं कि मूल बिंदु पर स्थित आवेश Q पर परिणामी बल। चलिए ज्ञात करेंगे तो आएगा F बराबर हो जाएगा रूट F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस अल्फा। इसको आगे हल करेंगे वो आएगा, इसको हम मान रखें, इसका हम मान रखें F1 क्या है, F1 हमें दे रखा था, हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू निकाला था
क्यू स्क्वायर अपॉन 2a², ठीक। और प्लस F2 निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू निकाला था क्यू स्क्वायर अपॉन a², ओके। और हमने यहाँ पर 2F1 F2, और यहाँ पर यदि हम देखो, अब यहाँ से एक बात समझिए, हम यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या रखेंगे 90, और हम जानते हैं cos 90 का मान होता है 0, तो हम 0 का गुणा जब 2F1 F2 में होगा तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक लाइन हम यहाँ से बचा लेते हैं, यहाँ पर क्या 2F1 इंटू F2 और कैश अल्फ़ा 0 से गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 0। तो हम एक पद नहीं लिख रहा है, यानी एक हम लाइन को छोटा कर ले रहे हैं। आप यहाँ से समझ गए होंगे। यदि यहाँ पर हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि यदि हम इस अल्फ़ा के स्थान पर 90 डिग्री रखेंगे तो हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 को गुणा जब 2F1 इंटू F2 में होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम इतनी लाइन क्यों लिखें, चलिए आपको मैंने मौखिक ही समझा दिया। तो यहाँ से हमने एक लाइन अपनी बचा ली, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन। कॉमन क्या क्या आ रहा देखते हैं, हमारे यहाँ से आ रहा कॉमन, यहाँ पर होल स्क्वायर था ना, हाँ ये चीज़ अपन लोग भूल गए, होल स्क्वायर था। तो यहाँ पर हमारा कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर a²। यहाँ भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a²। तो यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a² का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया कॉमन, और बचा हमारे पास 1, यहाँ पर 1/2 प्लस यहाँ पर 1/2 बचा, यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बचा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ बची। चलिए इसको आगे हल करते हैं तो आएगा f बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे अब हम करें चूँकि f 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a² का होल स्क्वायर है, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a², और यहाँ से जो हमारे पास बचेगा रूट के अंदर वो बचेगा 1/4 प्लस 1, और यहाँ से हम लासा लेते लेते इसको हल करेंगे। तो f बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a²। इसको हल करेंगे तो आएगा रूट के अंदर 4, लासा ले लिया तो 1 + 4। तो यहाँ से जो हमारा मान आएगा यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, इसके आगे यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a² इंटू यहाँ पर हो जाएगा √5/4। चलिए यहाँ पर अब इसको हम, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो चलिए थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। चलिए तो यहाँ से हम आगे इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, जगह कम होने का कारण। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, छोटी सी कैलकुलेशन बची हुई है। हमने क्या कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a² इंटू √5/4। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा f बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2a², और यहाँ हो जाएगा √5, और यही आपका क्या हो जाएगा न्यूटन। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी मूल बिंदु पर स्थित बिंदु आवेश Q पर जो परिणामी बल, या हम इसे कहते हैं नेट बल, क्या होगा F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² इंटू √5 न्यूटन। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मूल बिंदु पर स्थित आवेश पर नेट बल ज्ञात कर लिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा लगाइएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई। हमें जो F2 का जो हमारे पास मान आया था वहाँ पर क्या था 2q स्क्वायर था, 2q स्क्वायर अपॉन a²। यहाँ पर हमने केवल q स्क्वायर लिख कर रख दिया, तो यहाँ पर हमारी थोड़ी कैलकुलेशन बिगड़ गई। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 2q स्क्वायर रख दिया, अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन सुधारेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन a² को कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पर बचा 1/2 प्लस यहाँ पर बचा 2, तो यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर, ओके।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर 1/4 इसका हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर लासा लेंगे तो 1 रिटर्न आएगा 16। ठीक, तो कोई ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई है। यहाँ पर हो जाएगा 17 और यहाँ पर आंसर में हो जाएगा 17। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। केवल एक गलती हुई थी, जो हमारा मान आया था वो आया था F2 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। लेकिन हम क्या जल्दी जल्दी में आप दिमाग से उड़ गया कि 2 लिखना भूल गए, तो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो यहाँ से आप लोग इस गलती को सुधार लें, तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू √17 न्यूटन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की। तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है वही भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं अच्छे क्वेश्चन को कैसा है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि हमसे क्या कह रहा है। तो हमें दे रखा है +4 माइक्रोकूलाम है तथा एक कोई बिंदु आवेश है +1 माइक्रोकूलाम और उनके बीच की दूरी क्या है 3 मीटर। तो कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के बीच आवेश +q कहाँ रखा है, कहाँ रखें कि उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इनको मिलाने वाली रेखा यानी +4 माइक्रोकूलाम तथा +1 माइक्रोकूलाम को मिलाने वाली रेखा के बीच आवेश q को, यानी इन दोनों के बीच हम आवेश q को कहाँ रखें कि उस पर लगने वाला परिणामी बल यानी नेट बल क्या हो जाए 0 हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या रखना है, +q कहाँ रखें। आवेश +q को हम दे रहे हैं और हमें यहाँ पर +4 माइक्रोकूलाम तथा 1 माइक्रोकूलाम +1 माइक्रोकूलाम के बीच की दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 3 मीटर। चलिए तो हम यहाँ पर मान लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे, हमने मान लिया कि हमने यहाँ यानी +4 माइक्रोकूलाम से x दूरी पर हमने क्या किया, हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि +4 माइक्रोकूलाम से x दूरी पर +q आवेश स्थित है। ठीक है, हमने x दूरी पर मान लिया कि x दूरी पर कोई आवेश +q आवेश स्थित है। ठीक, मान लिया हमने x दूरी पर। तो चलिए अब यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखते हैं माना कि कोई बिंदु आवेश +q +4 माइक्रोकूलाम से x दूरी पर स्थित है। ठीक, दूरी पर स्थित है, यहाँ से हमने मान लिया। अब यहाँ से हम निकालेंगे, तो अब हमें परिणामी बल देखेंगे। परिणामी बल की यानी पहले हम देखेंगे +4 माइक्रोकूलाम तथा +q माइक्रोकूलाम के बीच की जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी। चलिए दिशा देखते हैं। चूंकि यह भी हमारा कैसा है, एक धनात्मक आवेश है और यह भी हमारा कैसा है, एक धनात्मक आवेश है। और चूंकि हम जानते हैं कि यदि दोनों ही परस्पर समान प्रकृति के आवेश क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। तो यहाँ पर जो F1 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप प्रतिकर्षित करेगा, यानी ठीक है F1 की जो दिशा होगा ये होगा, हमारी जो F1 की दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी ये। और इसी प्रकार हम देखेंगे +q आवेश तथा +1 माइक्रोकूलाम की बीच जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी। चलिए दिशा देखें, तो यहाँ पर दिशा इसकी भी देख लेते हैं। तो +q आवेश और +1 माइक्रोकूलाम दोनों ही धनात्मक प्रकृति, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर F2 का मान हो जाएगा वह हो जाएगा ये। तो यहाँ पर अब आपको लोग देखें, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि इनको मिलाने वाली रेखा के आवेश पर +q आवेश को कहाँ रखा जाए। तो हमने मान लिया एक दूरी पर रखा जाए, ठीक है, उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाए। यानी हमने यहाँ पर x दूरी पर रख लिया और यही भी x दूरी पर रख कर हमने क्या, परिणामी बल 0 हो जाए, परिणामी बल 0 हो जाए। तो यहाँ पर परिणामी बल 0 कब होगा, परिणामी बल 0 कब होगा, जब हम क्या करेंगे F1 - F2 F1 बराबर यहाँ पर +q पर आवेश निकालेंगे। तो परिणामी आवेश का +q पर हम क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे। और बल कैसे निकालेंगे,
सदिश गणित का प्रयोग करेंगे, सदिश गणित का प्रयोग करेंगे क्योंकि दोनों ही बल हमने यहाँ पर दिशा निकाली, दोनों ही विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F1 यानी जो हमारा नेट बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा F1 माइनस F2। और यहाँ पर हमें दे रखा है कि प्लस Q कहाँ रखा जाए, यानी हमने यहाँ पर मान लिया x दूरी पर रखा जाए, तो रखें कि इस दूरी उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा जो हमारा तो यहाँ पर हो जाएगा x दूरी पर रखने पर, x दूरी पर रखने पर, x दूरी पर रखने पर, x दूरी पर प्लस Q आवेश को रखने पर, प्लस Q आवेश को रखने पर, x दूरी पर प्लस Q आवेश को रखने पर जो परिणामी बल है, परिणामी बल शून्य हो जाएगा। ये हमें किससे पता चला, इससे हमें पता चला क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कहाँ रखें, तो हमने मान लिया कि x दूरी पर रखें। तो हमें यहाँ से निष्कर्ष मिल रहा कि x दूरी पर प्लस Q आवेश को रखने पर हमें परिणामी बल क्या मिल जाएगा शून्य। तो बिंदु आवेश प्लस Q पर क्या परिणामी बल क्या होगा, F बराबर हो जाएगा, यानी F बराबर हो जाएगा F1 माइनस, यानी F1 माइनस F2 बराबर हो जाएगा F नेट के। और ये F नेट हमें क्या हो जाएगा शून्य दे रखा है, तो F1 बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2 हो जाएगा 0 के, और F1 बराबर हो जाएगा F2 के। तो यहाँ से हमें पता चला जो F1 और बराबर F2 यानी +4 माइक्रोकूलाम तथा +Q माइक्रोकूलाम के बीच लगने वाला बल है वह बराबर है +Q माइक्रोकूलाम तथा +Q कूलाम तथा +Q आवेश तथा +1 माइक्रोकूलाम के बीच लगने वाले बल के क्या है बराबर है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि F1 बराबर है F2 के। चलिए अब हम इस पर रख देंगे मान रखते हैं। चलिए दोस्तों इसके आगे को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें F1 बराबर F2 हमने यहाँ से निकाल लिया। चलिए अब हम यहाँ पर F1 और F2 के क्या सूत्र लगाकर इसमें हम मानक वैल्यू पुट कर देते हैं। तो F1 क्या है हमारा F1 क्या है +Q तथा +1 माइक्रोकूलाम के बीच लगने वाला बल। तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 हमारा क्या है Q, तो यहाँ पर Q को Q रहने देता है इंटू प्लस, यानी Q2 है हमारा 1 माइक्रोकूलाम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 6 कूलाम अपॉन R, यानी दूरी बीच की दूरी हमारी क्या है, यहाँ से बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। सॉरी हम यहाँ पर बीच की दूरी निकालना ही भूल गए, क्योंकि हमें पता है कि +4 माइक्रोकूलाम और +Q माइक्रोकूलाम +Q कूलाम के बीच हमारा बीच की दूरी x है और हमें टोटल दूरी दे रखी है 3 मीटर। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी +Q तथा +1 माइक्रोकूलाम के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 - x। यहाँ पर हम इस चीज़ को निकालना ही भूल गए, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 - x का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर F2 पर रखते हैं। तो F2 क्या है +4 माइक्रोकूलाम तथा +Q कूलाम के बीच बल है, तो यहाँ पर लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 है हमारा 4 माइक्रोकूलाम, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 × 10⁻⁶ इंटू Q2 है हमारा Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या है हमारी x, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। चलिए यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर Q से हो जाएगा हमारा Q कैंसिल, 10⁻⁻6 से हो जाएगा 10⁻⁻6। चलिए देखते हैं क्या क्या बचा है। हमारे पास बचा है 1/3 - x का होल स्क्वायर बराबर बचा है 4/x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें बच गई। चलिए तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको और सरल बनाते हैं, इसको सरल। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सरल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया 1/3 - x के 1/3 - x का होल स्क्वायर को हम लिख दिया 1/3 - x का होल स्क्वायर, ठीक, रख दिया, बराबर 4/x स्क्वायर तो है ही। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे वर्गमूल, तो हमारा आ जाएगा 1/3 - x बराबर आ जाएगा
2/x क्योंकि 4 का वर्गमूल होगा 2 और x² का वर्गमूल होगा x। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू चाहिए। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3 का गुणा करते तो आएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी तो 2 का गुणा करेंगे x में तो 2x बराबर x। और यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 माइनस 2, अब यहाँ पर करेंगे x के पदों को हम एक साइड लाएंगे तो हो जाएगा -2x माइनस x बराबर हो जाएगा 6 के माइनस 6 के। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 माइनस 3x बराबर हो जाएगा माइनस के 6 के, और माइनस से माइनस कैंसिल और x का भाग देंगे हम 3, सॉरी x बराबर हो जाएगा 6/3 और 3 का भाग देंगे 6 में तो आ जाएगा 2, और यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी 2x की वो आएगी 2, यानी x बराबर 2। यानी हमें पता चल गया, हमने जो क्या माना था, कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू को +4 माइक्रो कूलम्ब से x दूरी पर स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर हमें x का मान पता चल गया। तो हमें पता चल गया कि इनको मिलाने वाली रेखा के बीच आवेश q को x बराबर 2 मीटर की दूरी पर रखेंगे कि उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य। यानी परिणामी बल शून्य करने के लिए हमें x बराबर 2 यानी 2 मीटर की दूरी यानी +4 माइक्रो कूलम्ब से 2 मीटर की दूरी पर यदि हम +q आवेश को रख देंगे तो हमारा जो परिणामी बल होगा वह हो जाएगा शून्य। तो यहाँ से हमने इस चीज़ को ज्ञात कर लिया। अब आप लास्ट में एक चीज़ को लिख देना है, एक हेडिंग को लिख देना है, अतः +4 माइक्रो कूलम्ब से x बराबर 2 मीटर की दूरी पर यदि हम +q आवेश को रखेंगे तो हमारा जो परिणामी बल हो जाएगा वो शून्य आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 13वां क्वेश्चन, वही भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा 14वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 5 × 10⁻⁴ कूलम्ब आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान हमें ज्ञात करना है। तो E का मान चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है आवेश यानी Q बराबर दे रखा है 5 × 10⁻⁴ कूलम्ब, और दे रखा है F बराबर दे रखा है हमें 2.25 न्यूटन, और हमसे पूछा है E का मान यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से हमने पढ़ा है कि होता है F बराबर होता है, चूंकि हम जानते हैं, पहले लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर होता है Q × E के। तो चलिए अब हमें F तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है E। तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर हो जाएगा अपना F/Q, E बराबर हो जाएगा अपना F/Q। चलिए तो यहाँ पर हम मान रखेंगे। F का मान क्या है, हमें दे रखा है 2.25 Q का मान है 5 × 10⁻⁴, और यहाँ से E बराबर हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁴ और /5। और यदि हम इसको आगे हल करें तो आएगा, इसको हम क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 225 गुणा 10⁻² × 10⁻⁴ अपॉन यहाँ हो जाएगा 5, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5 × 20 × 25। तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर आएगा अपना 45 गुणा 10⁻², और इसका हल करेंगे आगे तो आएगा, इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो आएगा 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम्ब। यही हमारा क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है हमारी, यही हमारी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमसे पूछा था कि यदि 5 × 10⁻⁴ कूलम्ब आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमें जो पहले पता था हमने उसको लिख लिया, और फिर हमने क्या, चूँकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि F बराबर होता है Q × E के, तो हमने यहाँ पर E का पहले निकाला, F/Q आया, बराबर मान रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया है 4.5 × 10⁻³ तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15 की। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो कह रहा है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो कह रहा है उस पर लगे वैद्युत यानी अल्फा कण पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी हमें एफ का मान चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो जो दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। हमें दे रखा है ई दे रखा है, क्या दे रखा है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और हमसे पूछा है कि एफ बराबर ज्ञात कीजिए, और हमें एक दे रखा है अल्फा कण। तो सबसे पहले एक अल्फा कण को समझिए। अल्फा कण हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अल्फा कण में जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी अल्फा कण के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। तो चलिए हम इसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे, केवल इसमें यही चीज़ मेन है। आप इसके बाद तो क्वेश्चन का आंसर तो आप भी निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने, आप इसको ध्यान दीजिए, क्या है कि जो अल्फा कण में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनिक की संख्या वह n बराबर होती है 2 के, यानी जो अल्फा कण में प्रोटॉनों की संख्या होती है वह 2 होती है। चलिए तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चलेगी। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फा कण पर आवेश, क्योंकि हम जब लगाएंगे सूत्र का F बराबर Q × E का सूत्र लगाएंगे तो वहाँ पर हमें Q तो पता ही नहीं होगा। तो Q का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्फा कण पर आवेश निकालेंगे, यानी Q का मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो अल्फा कण पर आवेश क्या हो जाएगा, बराबर Q बराबर हो जाएगा N × E, और Q बराबर N क्या है 2 × E का मान तो सबको ही जानता है क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और Q बराबर हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम। चलिए यहाँ पर हमने Q का भी मान निकाल लिया। चलिए यहाँ पर हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि F बराबर होता है बराबर होता है Q × E के, और यहाँ से चूंकि हमें F का ही मान निकाला है तो Q बराबर हमें दे रखा है 3.2 × 10⁻⁹ E का मान है 15 × 10⁴। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो आएगा 15 दूनी 30, 15 × 3 45, 3 48, ओके, और यहाँ पर 1.10 × 10⁻⁻19 से 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा -15, और इसका जो हल करेंगे आगे, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, F बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, F बराबर हमारा आंसर 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, और आप इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि अल्फा कण में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या वो होती है, कितनी होती है 2 होती है। अल्फा कण में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है 2, केवल इस चीज़ को ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फिर आपको क्या करना है, अल्फा कण पर आवेश तो आप निकाल ही लोगे। ठीक, तो चलिए हमारा पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट था वो था अल्फा कण में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो इस पर आप अधिक ध्यान दीजिए, आपको ये याद करनी होगी क्योंकि कई जगह आपको इस चीज़ का प्रयोग मिलने वाला है। चलिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। तो यहाँ पर हमसे R की वैल्यू पूछी है। तो चलिए यहाँ पर हमें जो पहले दे रखा है सबसे पहले उनको लिखते हैं। तो हमें दे रखा है Q का मान दे रखा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम, और हमें दूसरी चीज़ देखी है E बराबर दे रखा है 450 न्यूटन प्रति कूलाम, और यहाँ से ही हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। और सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, तीव्रता का सूत्र होता है
वन अब ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चलिए अपने इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ई इज इक्वल टू कौन सा सूत्र? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है। ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए तो हमें ई का मान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता है 450 न्यूटन प्रति कूलम है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर 450 न्यूटन प्रति कूलम। चलिए यहाँ पर हमें आर की वैल्यू चाहिए। चलिए तो 1/4πε0 की वैल्यू हम लोग जानते क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है, हम जानते हैं। और यहाँ पर बराबर इंटू क्यू का मान हमें पता है क्या है, 5 × 10⁻⁸ अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हो जाएगा 450। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, 5×9 45, तो यहाँ पर बचेगा 90 और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 बार। तो यहाँ पर हमारी जो आंसर यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा वो होगा क्या होगा, 10 की पावर 9 से मैं 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1 10 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 10 और 10 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 10। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1 और आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर बराबर हो जाएगा √1 और यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो हमारी आर बराबर 1 यानी जो हमारी यहाँ से हमें पता चल गया कि 5 × 10⁻⁸ माइक्रो कूलम को आर बराबर 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 450 न्यूटन होगी। यानी 1 मीटर की दूरी पर यदि हम 1 मीटर की दूरी पर यानी हमारी जो आवेश दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 × 10⁻⁸ कूलम से आवेश से 1 मीटर की दूरी पर यदि हम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे वो क्या होगी, 450 न्यूटन प्रति कूलम। चलिए इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए और हम बढ़ते अपने आगे के अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर Q × 2L। तो चलिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पहले हम इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी क्या दे रखी है हमें, 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखी है और कह रहा है कि इनके इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें L बराबर पता है, हमें L बराबर दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम और यदि हम इसे मीटर में चेंज करें, और मीटर में तो चेंज करना ही पड़ेगा, 2L बराबर दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम और 2L बराबर यदि हम इसको किसमें मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.53 × 10⁻10 मीटर। ओके, तो यहाँ से हमें 2L का मान पता चलेगा और Q हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश तो सेम ही होता है, केवल धन और ऋण का चिन्ह होता है। तो आवेश तो हमें पता है Q बराबर हमारा आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चलिए इसको हम करते हैं हल, तो आ जाएगा P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा Q × 2L। तो P बराबर हो जाएगा हमारा Q क्या है, Q में दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2L हमारे पास 0.53 × 10⁻⁻10 और इसको हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 8.48 इंटू 10⁻30 इंटू 10⁻30 कूलम इंटू मीटर। तो ये हमारा जब हम इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा
48 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। तो इसकी हम कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं, यदि हम इसकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सीधा ही लिख दिया, कैलकुलेशन आपको करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने सबको दे रखा था, हमें 2L का मान दे रखा था, क्यू हमें पता ही था, क्यू हमें चूँकि चाहे एक इलेक्ट्रॉन का देख लो आवेश चाहे प्रोटॉन का केवल चिन्ह से होता है, और चूँकि चिन्ह हमें लिखना नहीं पड़ता, इसलिए हम कोई भी का प्रोटॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने क्यू बराबर ले लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, और यहाँ से हमने सूत्र लगा दिया P बराबर Q इंटू 2L, और यहाँ पर जो हमने मान रखा और हमारा आंसर आ गया, P बराबर आंसर आ गया 8.48 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। तो यही हमारा आंसर है, और आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 18वां, और 18वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात करना है। यानी इस क्वेश्चन में भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, यानी डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे इससे हमें सरलता मिलती है। तो यहाँ पर हमें परस्पर 2 बराबर तथा परस्पर बराबर हैं आवेश, लेकिन किसी विपरीत प्रकृति के हैं। तो यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम का हो जाएगा, यहाँ पर हमने -2 माइक्रोकूलम का लिख दिया, और यहाँ से हो गया ठीक। तो यहाँ पर इनकी बीच की दूरी हमें दे रखी है 2L बराबर दे रखी है, 2L बराबर दे रखी है हमें 3.0 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2L बराबर हो जाएगी हमारी 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पर हमने 2L को यानी जो हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी तो उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। तो यहाँ पर हमने 2L निकाल ली, और हमें क्या पता है आप 2 माइक्रोकूलम, यानी Q बराबर हमें दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, ठीक। तो Q बराबर 2 माइक्रोकूलम को 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं। माइक्रोकूलम को चेंज जब हम कूलम में करते हैं तो किसका गुणा करते हैं, 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। चलिए अब हम चूँकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो P बराबर हो जाएगा, Q हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्या आ गया, 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी तथा सी हैं, ठीक। कोने ए पर एक बिंदु आवेश 0 + 0.1 माइक्रोकूलम है, ठीक है। कोनों बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हों। तो चलिए पहले हम धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे। तो क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक, बना लिया। समबाहु त्रिभुज बनाया। अब कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी सी हैं। तो चलिए 3 कोने बना देते हैं, ए बी सी, ठीक। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.1 क्या है, प्लस 0.1 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश है बिंदु ए पर, कोने ए पर। तो कोनों बी तथा सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो बी तथा सी के मध्य बिंदु, तो बी तथा सी का मध्य बिंदु ये होगा हमारा, और इस पर कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम इस बिंदु को P मान लेते हैं। तो क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए,
और फिर क्या रहता है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर हो। चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा हमारी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर की। ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर की होगी, ये भुजा भी हमारी 10 सेंटीमीटर की होगी, और ये भुजा भी हमारी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर की। ठीक, तो यहाँ पर 10-10 सेंटीमीटर की तीनों भुजा हो गई। अब हमें निकालना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वैद्युत, अब यहाँ पर बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हम निकाल तो लेंगे, तो निकालने के लिए हमें सबसे पहले बिंदु A तथा P के बीच की दूरी भी तो चाहिए। चलिए मान लेते हैं, ये हमने दूरी, इस दूरी को हमने मान लिया कि x है, ये दूरी हमारी क्या है, x। ठीक है, हमने बिंदु P तथा A को मिलाने वाली रेखा को क्या मान लिया, x। ये हमारी x दूरी है, ओके, ये हमारी x दूरी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चूंकि हमारे क्या है, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब को क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं, और शीर्ष लंब यानी 90 अंश, तो 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर, और ये भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो हम दोनों में से ही कोई सा भी एक त्रिभुज का प्रयोग करके हम यहाँ से x की वैल्यू यानी लंब निकालेंगे। तो तो यहाँ पर लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिभुज ABC में लिखते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूंकि हमें चाहिए लंब का स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण माइनस आधार स्क्वायर, तो L स्क्वायर लंब यानी x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 100 माइनस आधार क्या है हमारे पास, आधार चूंकि यह 10 है तो ये हो जाएगा हमारा 5, और ये भी हो जाएगा 5, तो हमें केवल इससे मतलब है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये होगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर हो जाए, सॉरी 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम x स्क्वायर एंड x का मान नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारा x स्क्वायर का ही मान रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है हमारा E = 1/4πε0 Q/r²। तो r स्क्वायर की जगह हम रखेंगे x का मान, r की जगह में x का मान रखेंगे तो बनेगा तो वो x स्क्वायर ही, तो हम सीधा ही x स्क्वायर का मान रखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर का मान हो जाएगा 75 × 10⁻⁴ मीटर। तो यहाँ से हमने x स्क्वायर का मान निकाल लिया, यानी शीर्ष A से बिंदु P तक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। ठीक है, तो हमने एक अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्ञात कर लेंगे प्लस, अब हम बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि प्लस 0.1 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनके बीच की दूरी x को ज्ञात कर लिया है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, चलिए लिखते हैं प्लस 0.1 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चलिए तो सूत्र होता है हमारा E = होता है 1/4πε0 Q/r²। चलिए इसको रखते हैं, तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q क्या है, Q दे रखा है, क्या दे रखा है 0.1 माइक्रोकूलम है, तो इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 0.1 × 10⁻⁶ हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा r स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर रख देंगे। तो इसको आगे हल करेंगे तो आएगा 9 × 10⁹ इंटू इसको क्या करेंगे, इसका क्या 0.1 क्या हो जाएगा हमारा 10⁻⁻1 और 10⁻⁻6 है ही, और अपॉन x स्क्वायर का मान हमने क्या निकाला था 75 × 10⁻⁴। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमारे पास जगह कम है, तो यहाँ पर इस साइड का थोड़ा सा पोर्शन हम मिटा दे रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या आंसर आता है इसका।
चलिए यहाँ से हमने यहाँ तक हल कर लिया तो इसके आगे का हल करेंगे तो आएगा ई बराबर हो जाएगा हमारा 9 इंटू, तो हम क्या करेंगे 10 टू की पावर -1 और मैं माइनस की 6 घात जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -7, यानी 10 टू की पावर 9 इंटू 10 टू की पावर -7 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 75 इंटू 10 टू की पावर -4। ठीक, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ई इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10 टू की पावर 2 और इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे 10 टू की पावर -4 को तो हो जाएगा 10 टू की पावर 4 ऊपर जाकर अपॉन 75 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 900 इंटू 10 टू की पावर 4 अपॉन 75। इसको हल करेंगे 5 से भाग करें तो यह 5 एकम 5 5 सत्ते 35। ठीक, और तो यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ से 5 एकम 5 4 5 40 0। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो आंसर यहाँ से निकल के आता है ई इक्वल टू आएगा 180 इंटू 10 टू की पावर 4 अपॉन 17। और यहाँ से हम क्या करेंगे 17 का इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 17 एकम 17, एक बचेगा और पॉइंट लगाए 0 बढ़ाया तो होगा 1 बचेगा 17 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.8 ऐसे ही कुछ आंसर आ जाएगा। यहाँ से 17 का हम जब 180 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1.8, इसी प्रकार ई इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा ई इक्वल टू आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, यह हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पर ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और हम एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन आकर क्या कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी तथा सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.1 माइक्रो कूलाम है। कोनों बी तथा सी के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर हों। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बी तथा सी के मध्य बिंदु को देखा पी। अब हमें चूंकि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी तो हमने क्या किया, बिंदु ए को पी से मिला दिया, क्योंकि उनके बीच की दूरी भी तो जब हम सूत्र लगाते हैं तो उनके बीच की दूरी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बीच की दूरी निकालने के लिए हमने उस पर एक रेखा बना दी और उसको मान लिया x। क्या मान लिया, उसके बीच की दूरी क्या मान ली x। और यहाँ से हमने x का मान निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज पर यदि हम लंब डालेंगे तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज मध्य बिंदु पर हम रेखा खींचेंगे तो वो मध्य बिंदु बन जाएगी और लंब बन जाएगा, तो लंब बन जाएगा। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बन जाएगा और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया और हमने जो अपना x का मान निकाल लिया, x का मान निकाला हमने 75 इंटू 10 टू पावर -4 आया मीटर। तो यहाँ से हमने x का मान भी x स्क्वायर का मान निकाल लिया। ठीक, x स्क्वायर का मान निकालने के बाद हमने अपनी वैल्यू रख दी e, यानी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा दिया। क्या लगा दिया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमने वैल्यू रखकर उसको हल कर दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, E इज इक्वल टू आ जाता है 1.8 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार हम इसका क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर 1.8 नहीं हुआ, यहाँ पर 1.2 होगा, यहाँ भी 1.2 होगा। तो यहाँ पर 1.2 इंटू 10 टू पावर 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमसे थोड़ा गलत हो गया। क्या है, E इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कल की वीडियो में सोमवार में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 को तो आप ख़त्म ही कर लिया है 11 लेक्चर्स के साथ, और 12वें लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कल का लेक्चर जो आएगा वो होगा हमारे आव्यूह का परिवर्तन, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।